ज़ैब साहब ये बताइएगा कि आसान अल्फाज में ये इन दोनों राइट्स को आप डिफ़ाइन कर दें, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन क्या है और फ्रीडम ऑफ असेंबली क्या है? देखिए, फ्रीडम ऑफ असेंबली तो बड़ा एक सिंपल सा है कि विदाउट आर्म वेपन्स आप एक पीसफुल मकसद के लिए किसी भी जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं। एहतजाज करना, एहतजाज भी पीसफुल एहतजाज हो तो उसको कोई रोक नहीं सकता, आपका कानूनी हक है। जलसा करना, जलसा कर सकते हैं, जुलूस निकालना, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मजहबी जुलूस निकालना, कुछ भी हो सकता जी है, बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ के लिए कानून ने आपको एक रास्ता दिया है कि आप अगर सर्टेन ये आपका राइट है कि आपको कोई इससे रोक नहीं सकता। नहीं रोक सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं रोक सकता। लेकिन हम देखते हैं कि काफ़ी सारी बुनियादों की वजह से मतलब कुछ चीज़ों पर देखिए, पॉलिटिकल मोटिव्स तो हमेशा से एक्सेप्शंस तो है ना इसमें, एक्सेप्शंस कि है, अगर political स्टेट motives ये रहे हैं। कंसीडर करती है कि आपके यहाँ इकट्ठे होने से कोई ख़तरा पैदा हो सकता है रियासत को या मुआशरे को या सोसाइटी को, तो स्टेट आपको इससे रिस्ट्रिक्ट सिंपल कर मैं सकती आपको है। एग्जांपल देता हूँ कि माल रोड के ऊपर तमाम किस्म के जलसे जुलूस वगैरह बंद किए गए थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास इख्तियार है इस चीज़ का कि सर्टेन जो फैक्टर्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ के ऊपर कदम लगाई जा सकती है कि एक स्पेसिफिक एरिया पे या क्या कहते हैं कि स्पेसिफिक पोर्शन के तहत या एक स्पेसिफिक डेज़ के अंदर आप जो है अपनी जो आपकी मूवमेंट जो है या फ्रीडम ऑफ असम्बली है उसको थोड़ा लिमिटाइज़ करते हैं, सही, लेकिन आपका जो बेसिक राइट है उसको नहीं छीना जा सकता। ठीक। लगारी साहब ये बताइएगा कि अक्सर हम ज़ेब साहब की बात को आगे बढ़ाते हैं, जो फ्रीडम ऑफ असेंबली है जी जी, ये किसी वजह से तो आपको रोका जा सकता ऐसे है ही कि है। जिसमें इंतशार का खदशा हो या कोई बिल्कुल। सिक्योरिटी का मामला हो। लेकिन जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में क्योंकि हमारे सियासी हालात अक्सर चेंज ही होते रहते हैं, जी जी, तो जब किसी सियासी जमात के ऊपर कोई वज़न डालना होता है या उसको रिस्ट्रिक्ट करना होता है, उसको बाउंड करना होता है, जी, तो जी। उसके जलसों के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। ऐसे तो ही है। इस हवाले से क्या रेमेडी मौजूद है? देखें सर, इस हवाले से जिस तरह वही बात है कि जो जिस तरह आपने अभी बात की कि किसी सियासी जमात के ऊपर वज़न डालना होता है तो इस हवाले से पाबंदी लगा, बेसिकली वो एक छोटे छोटे डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटीज़ कह लें कि जो चल रहे होते हैं। तो सर इसमें जो मोस्ट इमीडिएट रेमेडी है मेरा इस सवाल का मकसद सिर्फ इसलिए था जी। कि मैं आम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो आपके जो फंडामेंटल राइट्स जो आपको डिफाइन कर दिए गए हैं उससे रियासत भी पीछे नहीं हट सकती। ऐसे ही है, रियासत ने उसको प्रोवाइड करना ही करना। उसी तरफ आ रहा हूँ सर, और कोर्ट्स इस चीज़ को इफेक्टिवली इंश्योर कर रही हैं सर। हमारे मीडिया पे ही रिपोर्टिंग भी हो रही है, सारा कुछ है, और कोर्ट्स इस चीज़ को इफेक्टिवली इंश्योर कर रही हैं कि किसी भी ऐसी मतलब असम्बली को, जिस तरह हम फ्रीडम ऑफ असम्बली की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिला वजह उस पर कदगन ना लगाई जाए कि उसके कोई अगर कोई उसके सियासी अवामिल हो। और सर इसके लिए जो पाकिस्तान की कोर्ट्स हैं वो इफेक्टिवली काम कर रही हैं, और कोर्ट्स का ही वो वाहिद रास्ता मौजूद है जहाँ पे जो है आप अपने इस राइट की अगर ये इन्फ्रिंज हो रहा है तो उसके हवाले से जा सकते हैं रेमेडी के लिए। आला इमरान साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि आम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो फ्रीडम ऑफ असेंबली के ऊपर उनके लिए मसला बनता है ना, वो दफ़ा वही नहीं सेक्शन 144 CRPC है। हर जगह वो लगा दी जाती है। इसमें एक बात समझने वाली है कि ये पंजाब ने अमेंडमेंट की थी, और ये 18वीं तरमीम के बाद जो एक ही CRPC में अमेंडमेंट हुई वो ये है कि 7 दिन तक जो है ना, या 14 दिन तक हमारे DC साहब किसी भी शहर के तो लगा सकते हैं, किसी भी ग्राउंड के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर हो सकती है, इमरजेंसी हो सकती है 144 पर। अगर हाँ 30 दिन तक लगानी होती है तो वो गवर्नमेंट की यानी कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही लगाई जा सकती है। एट द सेम टाइम थोड़ा सा यानी एक पॉइंट है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जब हमने बात ओरिजिनली स्टार्ट की थी ना, तो हमने स्टार्ट की थी विद रिगार्ड टू कि जी रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट से। तो वहाँ पे एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि पहले समझें कि प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव में फ़र्क क्या है। जी ठीक। वो चीमा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि लॉ हमेशा प्रोस्पेक्टिव होता है, स्टार्ट होता है और उसके बाद लगता है, और माजी की चीज़ों के ऊपर नहीं लगाया जा सकता अनटिल अनलेस स्पेसिफिकली जो है वो लॉ एम्पावर ना करे। अलबत्ता उसमें भी एक मामला है, वो ये कि कई लेजिस्लेशन ऐसी आती हैं जिनमें रिपीलिंग और सेविंग क्लॉज होती है। वो रिपील तो करती हैं पर सेव भी कर देती हैं, और वो ये भी कहती हैं कि कोई चीज़ अगर पिछले एक्ट के साथ मुतसादम नहीं है तो ये उसी के साथ तस्वर की जाएगी चलते हुए। जी ठीक। अब ये जो डबल जेपडी और रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट है ना, इसके अंदर ये सिर्फ क्रिमिनल में नहीं है, ये सर्विसेज में बहुत ज़्यादा है। सही। कैसे एक बंदा है वो अदालत में जाता है, उसकी सर्विसेज का मैटर होता है, उसके बाद एग्जेक्टिव क्या करता है, वो एक प्रिंसिपल एक डॉक्ट्रिन यूज़ करता है जिसे कहता है लोकस पोनेंशियाई। कहते हैं जी वो गलती हो गई जी, वो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1956 के सेक्शन 21 में है, और जो फेडरल का था 1897 का उसके गालबन सेक्शन 22 में है। तो उनके अंदर जो है वो ये लिखा हुआ है कि हाँ अगर कोई भी बंदा कोई पावर उसके पास है टू मेक एन ऑर्डर, ही ऑल्सो हैज़ द पावर
टू रिसेंड इट, अमेंड इट, ऑल्टर इट, तो उसको यूज करके सर्विस के केसेस में या बाकी मामलात में तो उससे दिए हुए राइट्स वापस छीन लेते हैं। ये भी रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट है और उसके अंदर लबादा वो ओढ़ लेते हैं कानून का ही कि जी हमें तो जनरल क्लॉज एक्ट ने पावर किया हुआ है, हमें किसी स्पेशल लॉ ने पावर किया हुआ है, मगर उसके अंदर भी ये बात एक लिमिटेशन है। ये ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट है 2016 की और उसके बाद फिर 2021 की सुप्रीम कोर्ट की उनकी है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये लोकस पोनेंशिया आप तब अप्लाई नहीं कर सकते अगर किसी को राइट अक्रू हो गया हो। ठीक, तो रेट्रोस्पेक्टिव जो लॉ की एप्लीकेशन है वो सजा देने के लिए तो कभी भी नहीं हो सकता, ये तो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। सही। हाँ, बेनिफिट दिया जा सकता है और अगर किसी को बेनिफिट मिल गया हो तो रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेशन करके वो छीना भी नहीं जा सकता। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो उस एस्पेक्ट से आते थे। ठीक। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि पहले हम बात कर रहे थे इलीगल डिटेंशन के हवाले से और फेयर ट्रायल के हवाले से। अब यहाँ पर आईन पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है हर शख्स को कि किसी भी शख्स की डिग्निटी को पामाल नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने पिछले कुछ अरसे में देखा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से बहुत सारे लोगों की डिग्निटी को पामाल किया, अदर चार दीवारी को पामाल किया गया। इस हवाले से आप क्या? देखें सर, इस हवाले से जिस तरह अभी बहुत सारी इसमें सर बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डिग्निटी को पामाल किया गया, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन आपका कह रहा है और आप ये किसी की डिग्निटी को नहीं पामाल कर रहे, आप आइन को ही पामाल कर रहे हैं बेसिकली, नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पे जो है अब अनफॉर्चुनेटली वो कुछ हालात इस तरह के हो गए थे जिसकी वजह से वो सारा कुछ हुआ। इसको किसी भी सूरत मतलब कानूनी तौर पे कम से कम इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन एक आम शख्स के लिए जी वो इसको कैसे कंसीव करे कि भाई मेरी क्या डिग्निटी है और मुझसे मेरे साथ क्या नहीं किया जा सकता, मैं ये चाहता हूँ कि आप आवाम को बताएं। सर, किसी की मैं आसान अल्फाज में बात करूँगा कि किसी के घर पे आके जिस तरह पिछले दिनों जो हालात बने हैं कि जी उनके बच्चों को उठा लेना या उनके घर पे जो है ये वो आम प्रैक्टिस है हमारी। जी ये सर ये पुलिस की स्पेशली आम प्रैक्टिस। सर ये बिल्कुल एक आइन की ही पामाली है। इस पे ना सिर्फ इनके अवाम के पास इसके पास जो है एक शख्स के खिलाफ FIR होती है, उसके बच्चों को, उसके बहन को, उसके फैमिली को उठा लिया जाता है सिर्फ इसलिए कि उसको पेश किया जाए। ऐसे ही है तो सर, ये सब गैर कानूनी है सर, बिल्कुल गैर कानूनी। ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि सर मॉरली भी अगर देखा जाए तो आप सिर्फ जिस तरह आपने बात की कि उसके भाई को, उसके बच्चों को उठा लिया जाता है, ये सिर्फ कमज़ोर तबके को इस तरह टारगेट किया जाता है। हालांकि आइन और कानून बनाया सिर्फ इसलिए जाता है कि जो पावरफुल लोग हैं उनसे कमज़ोर तबके को बचाया जाए। इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम रिमशा है और रावलपिंडी से मैं बात कर रही हूँ। और मेरा एक सवाल है, वो मेरी बेटी क्योंकि हिजाब करती है और मैं भी हिजाब करती हूँ, लेकिन एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी चेन है, स्कूल चेन है, वहाँ पर मेरी बेटी को एडमिशन सिर्फ इस वजह से नहीं दिया गया क्योंकि वो हिजाब करती है प्रॉपर। उन्होंने ये चीज़ हाईलाइट भी की। और दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि मैं खुद भी वर्किंग लेडी हूँ। एक ऑफिस में रिसेंटली मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हुआ, लेकिन वहाँ पे मेरा भी रिजेक्शन हुआ सिर्फ इस बेस पे क्योंकि मैं हिजाब करती हूँ। तो इस हवाले से मुझे बताइएगा कि इनके कानूनी पहलू क्या हैं, अब मैं किस तरह से मदद ले सकती हूँ कानून से। ठीक, बेसिकली आप बात कर रही हैं राइट टू रिलीजन के हवाले से, जो बुनियादी हकूक दिया गया, प्रोवाइड किया गया आइन पाकिस्तान में। आला इमरान साहब, आप इसमें जो इन्होंने अपने फैक्ट्स बताया ना, ये मुझे पिछले हफ्ते की इंडिया के अंदर ये बाकायदा एक वाक़या हुआ और उसकी एक जजमेंट है, और उससे पहले ये शबीना बेगम का केस है यूके का बड़ा मशहूर, वो भी सारा ये था। तो यूके के अंदर जो है ना वो क्योंकि कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अलबत्ता वो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है 1949 की बनी हुई, उसके मुताबिक जो है वो अपने मामलात को चलाते हैं HRA 1998 के बाद। अब उसके अंदर ना ये बाकायदा मामला हुआ कि एक लड़की थी, ये तो हिजाब कह रही वो जलबाब पहनती थी, वो बुरके की एक किस्म होती है। तो वो लड़की जो है ना वो स्कूल के अंदर 14 साल की हुई, तो उसने कहा कि जी मैंने जलबाब पहन के आना है। तो स्कूल वालों ने कहा कि जी आप नहीं यहाँ पे आ सकती हैं पहन के, स्कूल का यूनिफॉर्म पहने और आ जाएं, हमारे स्कूल का एक यूनिफॉर्म है। तो उसने वो केस किया, तो स्कूल ने कहा कि जी यहाँ पे बाकी भी, क्योंकि यूके का केस था, वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी पढ़ते हैं और बच्चियाँ शलवार कमीज़ पहनती हैं, तो आप वो पहन के आएँ। उस लड़की ने केस किया, वो नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जो थी हाई कोर्ट, वहाँ से हार गई, फिर वो कोर्ट ऑफ अपील में गई, वहाँ उसके हक़ में फ़ैसला हुआ, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड ने उसके खिलाफ फ़ैसला किया।
फिर वो जाने लगी थी यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट, तो उसके वकील ने रोक दिया कि ना जाओ, फ़ायदा कोई नहीं है। इंडिया के अंदर भी रिसेंटली भी ये मामला हुआ कि एक लड़की जो है वो नकाब लेके तो चाह रही थी कि मैं स्कूल जाया करूँ, कॉलेज जाया करूँ, तो जो उनकी हाई कोर्ट थी, मेरे जेहन से निकल के गालबन मद्रास हाई कोर्ट थी, उसने ये हेल्ड किया वहाँ पे, और ये पिछले हफ्ते की जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो स्कूल की पॉलिसी एक यूनिफॉर्म की होती है तो उसकी डेरोगेशन के अंदर जो है ना वो हम अलाउ नहीं कर सकते, वो स्कूल की अपनी पॉलिसी है, वो कहीं पे फ्रीडम ऑफ या टू प्रोफेस रिलीजन जो है ना ये उसके साथ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। लेकिन इमरान साहब, यहाँ पे हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लॉज के ऊपर बात कर रहे हैं। जी ये जी, तो अब मैं हमारी तो अगर इस्लामिक अब रिपब्लिक ऑफ इसी पे आ पाकिस्तान रहा है, हूँ, और वैसे भी हमारा आइन जो है वो राइट टू रिलीजन देता है कि हर शख्स, कोई भी बिल्कुल। शहरी, वो अपने मजहब को जो है वो इसी के ऊपर मैं आता हूँ यहाँ पे। अब फ़र्क क्या है, बेसिकली ये फैक्ट्स की सिमिलैरिटी की वजह से मैंने बताया। अब हम आते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर 27 और 28 दो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, और एक जो है वो पब्लिक प्लेसेस की एक्सेस पे और एक सर्विसेज के अंदर। जी, उसमें भी रेस, जेंडर, इवन अगर ये बुरके को छोड़े मिनॉरिटी होती है, ये कहती जी मैं मिनॉरिटी में हूँ और इसने मुझे जॉब नहीं देता, फिर हम क्या बात करते, तब भी यही बात थी। दोनों सूरतों में इवन फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन आप किसी को रोक नहीं सकते, किसी की, हाँ किसी की पर्सनल मामला तो हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में तो बिल्कुल इन पे कदर नहीं लगती, प्राइवेट सेक्टर में क्योंकि टर्म्स एंड अगर कंडीशन आ इनके जाते साथ हैं। किया जा रहा है, ऐसी डिस्क्रिमिनेशन की जा रही, तो इनके लिए क्या रेमेडी है? देखें, अगर तो ये टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है और ये उसको साइन करती हैं, देन शी हैज़ टू कंप्लाई विद इट। ठीक, क्योंकि ये अगर नहीं है तो इनको पूरा एक अपॉर्चुनिटी है ना करें जॉब, किसी और जगह चले जाएं। ये तो नहीं है कि मैंने इसी जगह पे जॉब करनी है, बच्ची को इसी स्कूल में एडमिशन लेके देना है, और मैंने जो यूनिफॉर्म है या मैंने जो कपड़े हैं वो भी अपनी मर्जी के पहनाने हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर होता फिर इनके राइट्स की इन्फोर्सेबिलिटी ज़्यादा होती, ठीक, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये राइट्स इंश्योर करने हैं ना। यहाँ पे गवर्नमेंट का तो ताल्लुक नहीं है। एक बंदा है वो कहता है जी मेरे यहाँ पे अगर आपने आना है तो आप इस क्राइटेरिया को मीट करें, वो कहती हैं जी मैं मीट नहीं करना चाहती, तो ही इज़ नॉट बाउंड टू एम्प्लॉय हर। तो ये एक मामला मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अगर उनको नहीं लगता तो इनके पास और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसको हम कोर्ट में नहीं लेके जा सकते इस ग्राउंड के ऊपर कि जी मुझे मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन्फ्रिंज हुआ। अच्छा, हमारे आइन के अंदर एक मौजूद है आर्टिकल जो ये प्रोवाइड करता है हर शख्स को कि वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वो कहीं भी जा सकता है विद इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इसका मतलब मेरा ख्याल है ये नहीं है कि अगर कोई चाहे कि मैं जाके वो न्यूक्लियर एसेट्स देख रहा हूँ पाकिस्तान के, तो वो नहीं हो सकता। ज़रा इसको डिफाइन कर दें आप प्लीज़। सर देखें, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की भी जिस तरह अभी पहले हम चीमा साहब ने भी बात की, इमरान साहब ने कुछ एक्सेप्शंस की हमने पहले बात की, तो यहाँ पे भी उसी तरह के एक्सेप्शंस हैं। वही आप वाली बात कि ये नहीं हो सकता बंदा कराची से उठे जी कहे जी मैं जा रहा हूँ जी वो कहूटा जा रहा हूँ और मैंने वो न्यूक्लियर वेपन्स देखने हैं। आप बिल्कुल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपके पास है, लेकिन लिमिटेशंस में रह के, मतलब आप ये नहीं हो सकता कि आप किसी हसास मकाम पे कहें जी आप कोई अपनी रेमेडी तलाश कर रहे हो जी मैं हसास मकाम पे अंदर क्यों नहीं जा सकता। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। ठीक, ले जी, जो आज के प्रोग्राम में हमने नाजरीन कोशिश की कि आपको पाकिस्तान में मौजूद बेसिक फंडामेंटल राइट्स के बारे में आगाही फराम की जाए और आपको बताया जाए कि आपका आइन जो है वो आपको किस किस तरह के फंडामेंटल राइट्स या बुनियादी हकूक़ फराम करता है। लेकिन हर जो आपको हकूक़ फराम किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में या आइन में, उसके साथ एक एक्सेप्शन ज़रूर मौजूद है, जो कि जैसे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच आप कुछ भी बोल सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन जब आप फेक न्यूज़ की बात करते हैं, जब आप इंतशार फैलाने की बात करते हैं, जब आप नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करने की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये राइट नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपके ख़िलाफ़ कानून अपना जो है रास्ता अपनाएगा।